एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। आज के इस वीडियो में हम जो है वो उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र क्या है? उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन पदार्थ का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि से है। उत्सर्जन पदार्थ का तात्पर्य क्या है? नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ को नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है, जो कि यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकलता है। ये जो है 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? तो अमोनिया एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र। आज के इस वीडियो में हम जो है वो उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे। उत्सर्जन तंत्र क्या है? उत्सर्जन पदार्थ का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ से है, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि से उत्सर्जन, यानी कि हमारे शरीर से जितने भी नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, जो कि यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल के रूप में निकलते हैं। ये मुख्यतः बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं: अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अमोनिया का उत्सर्जन जो करते हैं उन्हें हम अमोनियोटैलिक बोलते हैं। यूरिया का जो उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम यूरियोटैलिक बोलते हैं। और यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम यूरिकोटैलिक बोलते हैं। अमोनिया जो है वो हाई टॉक्सिक होता है, यानी कि अधिक विषैला होता है। यूरिया कम टॉक्सिक यानी कि कम विषैला, अमोनिया से तो कम ही होता है यूरिया विषैला। और यूरिक अम्ल की बात करें तो सबसे कम टॉक्सिक यानी कि ना के बराबर विषैला होता है यूरिक अम्ल। अमोनिया में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि मछलियों में मछली अमोनिया का उत्सर्जन करती है, इसलिए से वो पानी में रहती है, उसे अधिक अमोनिया उत्सर्जन के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल में कम पानी की आवश्यकता होती है और यूरिक अम्ल में सबसे कम पानी की आवश्यकता। यूरिया में कम पानी की आवश्यकता, यूरिक अम्ल में ना के बराबर या फिर सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करें तो अमोनिया किन किन जानवरों में पाया जाता है। तो अमोनिया का उत्सर्जन जैसे कि मछली हो गई, उभयचर, ये पानी में पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसी तरह यूरिया की बात करें तो यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? स्तनधारी, यानी कि स्तनधारी जो हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करते हैं? तो कीट, पक्षी, सरीसृप, सांप, छिपकली, जितने भी कीट वगैरह होते हैं ये सब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि केचुआ और मेढक जो हैं वो अमोनिया और यूरिक अम्ल दोनों का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का भी और यूरिक अम्ल यूरिया का भी, सॉरी यूरिक अम्ल का भी, अमोनिया का भी और यूरिक अम्ल। यहाँ पर यूरिक अम्ल ना होकर, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यूरिक अम्ल ना होकर यूरिया होगा। अमोनिया और यूरिया का, अमोनिया का और यूरिया का जो है वो केचुआ और मेढक उत्सर्जन करते हैं। केचुआ और मेढक अमोनिया और यूरिया दोनों का उत्सर्जन करते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो मानव में यहाँ पर देखा जाए तो एक जोड़ी किडनी, जिसे हम गुर्दा या फिर वृक्क बोलते हैं, एक जोड़ी होती है। जैसे कि ये है हो गई एक ये हो गई, एक ये और एक ये, यानी कि 2 हो गई। एक जोड़ी किडनी होती है, एक ये हो गई और एक ये हो गई। और एक जोड़ी मूत्र वाहिनी, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी होती है, एक ये हो गई, एक ये हो गई। और एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। एक मूत्राशय ये रहा जिसे हम ब्लैडर बोलते हैं, और ये यूरेथ्रा यानी कि एक मूत्रमार्ग। यहाँ पर किडनी हो गई 2, एक जोड़ी हो गई, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी हो गई और एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग हो गया। एक मूत्राशय ये रहा और एक मूत्रमार्ग ये हो गया। अब बात करें हम किडनी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, जैसे कि यहाँ पर किडनी का वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम, अप्रॉक्सली 150 ग्राम किडनी का वजन होता है।
इस किडनी का आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के आकार का किडनी का आकार होता है। किडनी जो है वो रीढ़ की हड्डियों के आजू बाजू स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? तो रीढ़ की हड्डियों के आजू बाजू किडनी स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य खून को छानना और मूत्र का निर्माण करना है। किडनी का मुख्य कार्य खून को छानना और मूत्र का निर्माण करना है। इसका वजन 150 ग्राम लगभग सेम के बीज के आकार की होती है। रीढ़ की हड्डियों के आजू बाजू स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य खून को छानना और मूत्र का निर्माण करना है। लगभग 12.5 से 13 लाख नेफ्रॉन्स नलिकाएं मिलकर के किडनी का निर्माण करती हैं। लगभग 12 से 13 लाख, 12.5 से 13 लाख लगभग नेफ्रॉन्स मिलकर के। किडनी की बाहरी परत जो होती है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहलाती है। यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है यहाँ पर, ये इसे हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहरी परत को हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और भीतरी भाग मेंडुला कहलाता है। ये जो दिख रहे हैं ये, तो ये क्या है? ये रेनल्स के पिरामिड है। रेनल्स के पिरामिड है। देखो, रीनल्स के अंदर ही, इन्हीं के अंदर नेफ्रॉन पाई जाती हैं। रीनल के अंदर ही नेफ्रॉन पाई जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? रीनल्स के पिरामिड कहते हैं। और इन्हीं के अंदर नेफ्रॉन उपस्थित होती हैं। नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। उत्सर्जन की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहा जाता है। किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, जैसे कि मैंने बताया, बाहरी भाग को ये कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेंडुला बोला जाता है। एक बार फिर से रिविजन कर देता हूँ। वजन 150 ग्राम होता है। आकार सेम के बीज के आकार की होती है। रीढ़ की हड्डियों के आजू बाजू स्थित होती है। मुख्य कार्य खून को छानना या फिर मूत्र का निर्माण करना होता है। 12.5 से 13 लाख लगभग नेफ्रॉन्स नलिकाओं से मिलकर के एक किडनी का निर्माण होता है। किडनी की बाहरी परत जो होती है, ये बाहरी परत, इसे हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। रीनल्स के अंदर नेफ्रॉन पाई जाती हैं। ये रीनल्स के पिरामिड हैं। इन्हें हम रीनल्स के पिरामिड बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन पाई जाती है। नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की इकाई नेफ्रॉन को बोला जाता है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेंडुला बोलते हैं। पहले हम समझते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है? तो कुछ इस प्रकार का नेफ्रॉन कभी न कभी तो आपने देखा ही होगा। यहाँ पर नेफ्रॉन में हम बात करें, ये हमारा एक क्या है? ये कलेक्टिंग डक्ट है, यानी कि संग्राहक नलिका। ये हमारी कौन सी है? कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। अगर जो हम ये ग्राफ से समझ गए ना, कम से कम इससे 40 से 50% क्वेश्चन इसी से हमारे बनते हैं, नेफ्रॉन ऑफ स्ट्रक्चर से। तो ये हमारी क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि संग्राहक नलिका। पहले देखना है, मैं बोल रहा हूँ जो ये हमारी क्या है, जो सी आकार की बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल इसे बोलते हैं। और ये जो अंदर भरा हुआ है पदार्थ, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो भरा हुआ है इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का इतना पार्ट ये क्या कहलाता है? हेनले लूप कहलाता है। हेनले लूप कहलाता है ये पदार्थ, ग्लोमेरुलस। और ये जो सी आकार बना हुआ है, वोमेन कैप्सूल। और ये एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है, ये क्या करती है? तो इससे क्या होता है? कोशिका गुच्छा में रक्त को पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा यहाँ से रक्त आता है और यहाँ पर कोशिका गुच्छा में यहाँ पर पहुंचता है, यानी कि ग्लोमेरुलस में। और फिर यहाँ से होते हुए इफरेंट आर्ट्रियोल से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल को हम बोलते हैं हिंदी में चौड़ी अभिवाही धमनी, जबकि इफरेंट आर्ट्रियोल को हम बोलते हैं पतली अपवाही धमनी। इसे चौड़ी अभिवाही धमनी, इसे पतली अपवाही धमनी। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि किसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये ग्राफी है मेन इसमें। ये हमारी क्या हो गई? संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हेनले लूप। हेनले लूप ये है हमारा। यहाँ पर गुच्छा जो बना हुआ है, ये ग्लोमेरुलस। ये सी आकार की जो आकृति बनी हुई है, वुमेन कैप्सूल। एफरेंट आर्ट्रियोल, जिसके द्वारा रक्त आता है। इफरेंट आर्ट्रियोल, जिसके द्वारा रक्त बाहर जाता है। यहाँ पर जो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? तो इस हिस्से को हम कहते हैं समीपस्थ कुंडली नलिका।
और इस हिस्से को हम कहते हैं दूरस्थ कुंडली नलिका। अभी मैं दूसरा ग्राफ दिखा रहा हूँ, उसमें ये सब है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है टोटल। अभी मैंने ये बताया क्या है, ये हमारी संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। क्या होगा, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट हो गई, संग्राहक नलिका। ये कलेक्टिंग ट्यूब लिखा हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट हो गई। ठीक, ये हमने बताया ये क्या है हमारा, ये हमारा लूप ऑफ हेनली, यानी कि हेनली लूप है ये हमारा। हेनली लूप का कार्य क्या होता है मुख्यतः, तो हेनली लूप का कार्य पुनः अवशोषण, पानी का पुनः अवशोषण। पूछे पानी का पुनः अवशोषण कौन करता है, तो हेनली लूप। इतना ध्यान रखना है कि पुनः अवशोषण का कार्य कौन करता है, तो नेफ्रॉन में पुनः अवशोषण का कार्य हेनली लूप करता है। अभी ध्यान रखो, मैं बताता हूँ। ठीक, ये हमारे डिस्टेंस कॉन्वलेटेड ट्यूब, यानी कि दूरस्थ कुंडली नलिका है। इसको हम क्या कहते हैं, दूरस्थ कुंडली नलिका। ये हमारी क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब, यानी कि समीपस्थ कुंडली नलिका। ये हमारी क्या है, समीपस्थ कुंडली नलिका। ये हमारी क्या है, दूरस्थ कुंडली नलिका। ये हमारा क्या हो गया, लूप ऑफ हेनले, यानी कि हेनले लूप। हेनले लूप का क्या क्या होता है, मैंने बताया, पुनः अवशोषण, पानी का पुनः अवशोषण। ये हमारा ये सी आकार की ये क्या है, तो बोमन कैप्सूल। इसके अंदर जो गुच्छा है उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। सी आकार की आकृति को बोमन कैप्सूल कहते हैं। उसके अंदर जो गुच्छा है उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, ये मैं बता चुका हूँ। एफरेंट आर्ट्रियोल मतलब रुधिर को कोशिका गुच्छा में पहुंचाना, मतलब इससे जो होता है रुधिर पहुंचता है कोशिका गुच्छा में और फिर इससे निकलता है इफरेंट आर्ट्रियोल से। ठीक, यहाँ पर हमें केवल इतनी ही बातें ध्यान रखनी है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या है, क्योंकि ये ग्राफ ही मेन है। ग्राफ अगर जो याद हो गया तब सही है सब। ये हमारा क्या है, ये संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट, जो मैं बता रहा हूँ केवल उन्हें उन्हें बस याद रखना है। कलेक्टिंग डक्ट हो गई ये हमारी, ये हमारी दूरस्थ कुंडली नलिका हो गई, ये हमारी समीपस्थ कुंडली नलिका हो गई, ये हमारा क्या हो गया, लूप ऑफ हेनले, जिसे हम क्या कहते हैं, पुनः अवशोषण का कार्य करता है, पानी का पुनः अवशोषण का कार्य करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पानी के पुनः अवशोषण का कार्य कौन करता है, तो लूप ऑफ हेनले। ये सी आकृति हमारी क्या है, तो बोमन कैप्सूल है, इसके अंदर गुच्छा हुआ है। गुच्छा क्या है हमारा, ग्लोमेरुलस है। एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल से हमारा ब्लड आता है, गुच्छे के अंदर जाता है और फिर इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर निकल जाता है। ये हमारा यहाँ पर लूप ऑफ हेनले, संग्राहक नलिका। अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं बोमन संपुट के बारे में, जिसे मेन पिघी कैप्सूल भी बोलते हैं। बोमन संपुट पतली कोशिकाओं की कोशिका गुच्छा पाई जाती है। बोमन संपुट में क्या होती है, पतली कोशिकाओं की कोशिका गुच्छा पाई जाती है। कैसे, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर इस तरह का ये सी टाइप का होता है, इसके अंदर कोशिका गुच्छा पाई जाती है। ये पतली कोशिका गुच्छा पाई जाती है ना। और ये दो नलिकाएं इससे निकली होती हैं। पहला तो ये बोमन संपुट पतली कोशिकाओं की कोशिका गुच्छा पाई जाती है। बोमन संपुट में, मतलब बोमन संपुट में, ये बोमन संपुट है अंदर का, इसमें क्या होता है, पतली कोशिका की कोशिका गुच्छा पाई जाती है। आगे देखते हैं, ये दो नलिकाएं इसमें से क्या होती हैं, निकली होती हैं। कौन कौन सी, तो इन्हें हम देखते हैं। पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं। दो निकली होती हैं, कौन कौन सी, एक चौड़ी अभिवाही धमनी और दूसरी पतली अभिवाही धमनी। चौड़ी अभिवाही धमनी और पतली अपवाही धमनी। चौड़ी अपवाही धमनी को हम एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं और पतली अपवाही, अपवाही यहाँ पर वाह होगा, है ना, अपवाही। अब पतली अपवाही धमनी को हम एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। चौड़ी को एफरेंट और पतली को इफरेंट आर्ट्रियोल। हमारी जो चौड़ी अपवाही धमनी होती है, ये क्या करती है, ये रक्त को कोशिका गुच्छा से, मतलब कोशिका गुच्छा में पहुंचाती है। जब कोशिका गुच्छा यहाँ है, इसमें क्या करेगी, यहाँ से ये क्या है, मान लो एफरेंट आर्ट्रियोल है, तो ये क्या करेगी, रुधिर को कोशिका गुच्छा में पहुंचाती है। मतलब इधर से ब्लड आ रहा है, यहाँ पर कोशिका गुच्छा में ब्लड यहाँ तक पहुंचाती है और फिर यहाँ से पुनः ले जाने का काम कौन करती है, तो पतली अपवाही धमनी। ये चौड़ी अभिवाही धमनी है, ये पतली अपवाही धमनी, यानी कि इफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या करती है, तो ब्लड को
ले जाने का काम करती है, यानी कि यहाँ पर ब्लड जो है हमारा प्योर हो चुका है, अब यहाँ से ये ब्लड को ले जाने का काम करती है, जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छा से वापस ले जाया जाता है। मैंने बताया ना, इफरेंट आर्टरियोल क्या करती है, रक्त आता है एफरेंट आर्टरियोल के जरिए और फिर इफरेंट आर्टरियोल जो है वो ब्लड को ले जाती है। बोमेन संपुट में एक मिलिका, यहाँ पर एक नलिका होगा, यहाँ पर एक नलिका, बोमेन संपुट से एक नलिका निकली होती है जो दो भागों में समस्त यहाँ पर समीपस्थ और दूरस्थ होती है, यहाँ पर समस्त नहीं समीपस्थ होगा, समीपस्थ और दूरस्थ होती है और इनके मध्य लूप ऑफ हेनले उपस्थित होता है। मैंने भी आपको ग्राफ में बताया कि बोमेन संपुट जो होता है, बोमेन संपुट दो नलिकाएं, मतलब एक नलिका नलिका रूपी, ये बोमेन संपुट है, यहाँ से इस तरह की नलिका निकली होती है, फिर यहाँ पर इसमें संग्राहक नलिका में जाकर के यहाँ पर जुड़ जाती है इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर हेनले लूप होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो दूरस्थ कुंडली नलिका, सॉरी यहाँ पर समीपस्थ, ये क्या हो गया दूरस्थ, समीपस्थ और दूरस्थ, यहाँ पर कुंडली नलिकाएं होती हैं और ये यहाँ पर क्या होता है, लूप ऑफ हेनले होता है। मैं आपको ग्राफ में इसे समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर बोमेन कैप्सूल, ये रहा सी आकार का, इसके अंदर क्या हुआ है, ग्लोमेरुलस, ये एफरेंट इफरेंट, मैंने बताया एफरेंट क्या है इफरेंट क्या है, यहाँ पर क्या है लूप ऑफ हेनले, संग्राहक नलिका, ये क्या है प्रॉक्सिमल, यानी कि क्या हो गया समीपस्थ कुंडली नलिका, ये दूरस्थ कुंडली नलिका, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल एफरेंट आर्ट्रियोल। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं हम संग्राहक नलिका के बारे में कि संग्राहक नलिका क्या करती है। पहले हम लूप ऑफ हेनले की बात कर लेते हैं, यानी कि हेनले लूप के बारे में। हेनले लूप जो है ये क्या है, दूरस्थ कुंडली एवं समीपस्थ कुंडली नलिका के मध्य होती है। हेनले लूप दूरस्थ कुंडली और समीपस्थ कुंडली नलिका के मध्य में होती है। और इसके आगे बात करें तो ये मूत्र से क्या करती है, कुछ पानी के अवशोषण कर लेती है, कुछ पानी को पुनः अवशोषण कर लेती है। कौन, हेनले लूप। हेनले लूप क्या करती है, पानी को पुनः अवशोषण कर लेती है। मैंने बताया था यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर मान लो बोमेन संपुट है, ये बोमेन संपुट के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। बोमेन संपुट से इस तरह की नलिकाएं निकली होती हैं, बोमेन संपुट से इस तरह की नलिकाएं निकली होती हैं जो कि क्या करती हैं, नलिकाएं इस तरह से आकर के यहाँ पर हेनले लूप होता है जो कि क्या करता है, पानी का पुनः अवशोषण करता है। तो हेनले लूप का कार्य क्या है, हेनले लूप का मुख्य कार्य है मूत्राशय से पानी को पुनः अवशोषण करना ही हेनले लूप का मुख्य कार्य है। इसके आगे देखें तो अब हम देखते हैं संग्राहक नलिका के बारे में, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कलेक्टिंग डक्ट का कार्य मुख्य होता है मूत्राशय मूत्र को दूरस्थ कुंडली नलिका से संग्राहक नलिका में भेज दिया जाता है। इसके बाद संग्राहक नलिका के द्वारा मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। संग्राहक नलिका का मुख्य कार्य क्या होता है, जितना भी मूत्र निकलता है उसे क्या करना है, कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में भेज देना है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है मूत्र। भेजता कौन है, संग्राहक नलिका, दूरस्थ कुंडली नलिका। ये पूछेगा पेपर में, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संग्राहक नलिका के नज़दीक कौन सी होती है, समीपस्थ होती है कि दूरस्थ कुंडली नलिका होती है, तो कौन सी होती है, दूरस्थ कुंडली नलिका होती है। फिर उसके बाद हेनले लूप, फिर उसके बाद समीपस्थ कुंडली नलिका, फिर बोमेन संपुट के अंदर ग्लोमेरुलस, है ना। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं मूत्र निर्माण पद, यानी कि मूत्र का निर्माण कितने चरणों में होता है। मूत्र निर्माण पद की बात करें तो ये 3 चरणों में होता है। पहला अति सूक्ष्म क्षरण, यानी कि अति सूक्ष्म क्षरण जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही बोलते हैं, अति सूक्ष्म क्षरण को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद पुनः अवशोषण, यानी कि पुनः अवशोषण लूप ऑफ हेनले के द्वारा। अति सूक्ष्म क्षरण कहाँ होता है, तो बोमेन संपुट में होता है अति सूक्ष्म क्षरण। ठीक, पहला चरण हो गया अति सूक्ष्म क्षरण, बोमेन संपुट में होता है। उसके बाद पुनः अवशोषण कहाँ होता है, तो हेनले लूप में होता है। फिर नलकी स्त्रावण, ये 3 चरण में जो है मूत्र निर्माण पद
पूछे कि मूत्र निर्माण पद कितने चरण में संपन्न होता है, तो 3 चरण में। अति सूक्ष्म चरण, पुनः अवशोषण और नल की स्त्रावन। कुछ और बातें याद करने लायक है, जैसे कि नोट में दिया हुआ है कि पथरी कैसे होती है, तो पथरी पानी कम पीने से भी हो सकती है। पथरी की बात करें कि पथरी कैसे होती है, तो पथरी पानी कम पीने से भी हो सकती है। इसमें कैल्शियम ब्लड से छनकर ग्लोमेरुलस में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर बोमेन संपुट हो गया, ये बोमेन संपुट, यहाँ अंदर ग्लोमेरुलस है, ये इधर समीपस्थ, सॉरी इधर ये एफरेंट आर्ट्रियोल हो गई, यहाँ आया। जब पानी कम पियेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पानी का क्षरण कम होगा, यहाँ पर कैल्शियम जो है जम जाएगा, कैल्शियम ब्लड से छनकर ग्लोमेरुलस में इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि ग्लोमेरुलस इसमें क्या होगा, कैल्शियम इकट्ठा हो जाएगा, जो कि पथरी का कारण बन सकता है। पथरी बात करें कि पथरी किस चीज़ की बनी होती है, तो पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनी होती है। और इसके निवारण की बात करें तो इसके निवारण के लिए किसका यूज किया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व का यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट यानी कि पथरी को दूर करने के लिए। अब बात करते हैं रेनर धमनी और रेनर सिरा के बारे में। रेनर धमनी के बारे में बात करें कि रेनर धमनी क्या है, तो रेनर धमनी जो है वो रेनर हृदय क्या करती है, रेनर धमनी हृदय से किडनी में ब्लड लाती है। मतलब हृदय से किडनी में ब्लड कौन लाती है, तो रेनर धमनी जो होती है वो हृदय से किडनी में ब्लड लाती है। और रेनर सिरा की बात करें कि रेनर सिरा क्या है, तो रक्त को किडनी से वापस हृदय में ले जाती है। मतलब रक्त को ले जाने काम कौन करती है, तो रेनर धमनी और रेनर सिरा। रेनर धमनी क्या है, रेनर सिरा क्या है, आई होप आपको पता चला हो। रेनर धमनी हृदय से किडनी में ब्लड को लाती है, हृदय से किडनी में लाती है, और किडनी से हृदय में कौन ले जाती है, तो रेनर सिरा जो है वो रक्त को किडनी से वापस हृदय में ले जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे कि किडनी खराब होने पर डायलिसिस यानी कि अपोहन, हीमोडायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस को ही हम अपोहन बोलते हैं या फिर हीमोडायलिसिस कहते हैं। किडनी के खराब होने पर डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस को कृत्रिम गुर्दा भी कहते हैं। डायलिसिस को हम क्या कहते हैं, तो कृत्रिम गुर्दा भी हम डायलिसिस को कहते हैं। डायलिसिस जो क्रिया है ये परासरण विधि यानी कि ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा होती है। किस विधि द्वारा, ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा डायलिसिस क्रिया जो है ये होती है, ऑस्मोसिस मेथड द्वारा। डायलिसिस क्रिया किसके द्वारा, ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा डायलिसिस क्रिया होती है। इसके बाद देखिए मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है। किसके कारण, तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। किसके कारण, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। हम बात करें मल का पीला रंग किसके कारण होता है, तो बिलीरुबिन नामक वर्णक के कारण मल का पीला रंग होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण, मल का पीला रंग बिलीरुबिन के वर्णक के कारण होता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर डायलिसिस परासरण विधि यानी कि ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा संपन्न होती है। आगे बात करें कि मूत्र में गंध क्यों आती है, मूत्र में गंध किसके कारण आती है, तो यूरोनोड के कारण जो है वो मूत्र में गंध आती है। किसके कारण, तो यूरोनोड के कारण मूत्र में गंध आती है। मूत्र का पीएच मान लगभग 6 होता है जो कि अम्लीय है। मूत्र का पीएच मान कैसा होता है, अम्लीय होता है। पीएच मान कितना, 6। अब आगे देखते हैं, आगे बात करें तो मूत्र की मात्रा एक दिन में कितना लगभग निकलता है मूत्र, तो 1.5 से 3.5 लीटर तक, 1.5 लीटर से 3.5 लीटर तक एक दिन में मूत्र की मात्रा निकलती है। कितनी, 1.5 से 3.5 लीटर तक। जो पदार्थ मूत्र की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जो पदार्थ मूत्र की मात्रा में वृद्धि करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डायूरेटिक पदार्थ कहते हैं। डायूरेटिक पदार्थ किसे कहते हैं, जो पदार्थ मूत्र की मात्रा में वृद्धि करते हैं उन्हें हम डायूरेटिक पदार्थ कहते हैं। किडनी के काम को पूरकता प्रदान कौन करता है, ये क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में है। किडनी के काम में पूरकता प्रदान कौन करता है, तो लीवर की सहायता से ही किडनी में
जो है पूरकता, मतलब किडनी के काम में पूरकता होती है। ये एक क्वेश्चन था कि केब्स हैसलेट चक्र का अन्य नाम क्या है। क्रेब हैसलेट चक्र का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम आर्थिक चक्र या फिर यूरिक चक्र। केब्स हेसलेट चक्र का अन्य नाम आर्थिक चक्र या फिर यूरिक चक्र भी इसे हम बोल सकते हैं। किडनी किसका भाग है, तो किडनी जो है वो वर्तनी स्तंभ का भाग है। किसका भाग है, वर्तनीय स्तंभ का। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं वन लाइनर के रूप में, किडनी किसका भाग है, तो किसका भाग है, वर्तनीय स्तंभ का भाग है। किडनी किस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, जो क्यूबॉइडल क्यूब के रूप में होते हैं, क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। किडनी जो होती है क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। और बात करें कि क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू से और क्या क्या बना होता है, तो लार ग्रंथि, मतलब जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, और पेनक्रियाज, किडनी, यही तीन चीज याद रखना है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से। कौन कौन सी, तो एक किडनी ही हो गई, दूसरा लार ग्रंथि, तीसरा पेनक्रियाज। डायरेक्ट पूछता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से कौन सा अंग संबंधित है, मतलब कौन सा, किडनी है, लार है, पेनक्रियाज है, तो ये क्या है, तीनों ही क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं। अब बात करें कि किडनी में प्रति मिनट 1200 सीसी यानी कि 125 मिलीलीटर, 100 कितना, 125 मिलीलीटर, 125 मिलीलीटर, अर्थात यहाँ पर अर्थात होना चाहिए था, अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन होता है। एक एक मिनट में कितना होता है, तो 1200 सीसी या फिर 125 मिलीलीटर। और एक दिन में बात करें तो 180 लीटर निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन रक्त का, सॉरी हाँ, रक्त का निस्पंदन जो है वो हो किडनी में होता है। अब आगे बात करें गठिया रोग। गठिया रोग जो है वो रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा में वृद्धि के कारण होती है। गठिया रोग क्यों होता है, तो गठिया रोग इसलिए होता है जब यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, हमारे शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तब हमें गठिया रोग होता है। अब बात करते हैं हम सामान्य मूत्र। सामान्य मूत्र में 95% वाटर होता है, 2% लवण होता है, 2.7% यूरिया होता है, और 0.3% यूरिक एसिड होता है। हमारे सामान्य मूत्र में 95% तो पानी ही होता है, 2% लवण होता है, 2.7% यूरिया होता है, और 0.3% क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। इसके आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो समस्थैतिकी। समस्थैतिकी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ जाता है। समस्थैतिकी होमोस्टैसिस क्या कहलाता है, तो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर के आंतरिक वातावरण को हमेशा एक समान बनाए रखना, ये क्या कहलाता है, समस्थैतिकी यानी कि होमोस्टैसिस कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर के आंतरिक वातावरण को हमेशा एक समान बनाए रखना, शरीर के आंतरिक वातावरण को हमेशा एक समान बनाए रखना ही होमोस्टैटिकी कहलाता है, यानी कि समस्थैतिकी कहलाता है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, उससे बात करें तो शरीर में जल लवण की मात्रा को संतुलन किसके द्वारा किया जाता है, तो ओस्मो रेगुलेशन के द्वारा शरीर में जल लवण की मात्रा को संतुलन किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा होमोस्टैसिस क्या कहलाता है, यानी कि समस्थैतिकी, और ओस्मो रेगुलेशन। समस्थैतिकी मतलब आंतरिक वातावरण को हमेशा एक समान बनाए रखना ही समस्थैतिकी कहलाता है। और शरीर में जल और लवण की मात्रा का संतुलन क्या कहलाता है, तो ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अमोनिया अमीनो अम्ल को यूरिया में लीवर बदलता है। अमोनिया को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है, तो अमोनिया को अमीनो अम्ल में लीवर बदलता है। कौन बदलता है, लीवर। इसके आगे बात करें कि शरीर में जल एवं लवण की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो किडनी करता है परासरण विधि द्वारा, यानी कि ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा शरीर में जल एवं लवण की मात्रा को नियंत्रण किया जाता है किडनी के द्वारा, परासरण विधि यानी कि ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा किया जाता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले, लहसुन, गार्लिक, ओनियन यानी प्याज,
और कुछ मसाले जिनमें वाष्पशील घटक होते हैं, इनका उत्सर्जन फेफड़े के द्वारा ही होता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और मसाले जो वाष्पशील घटक होते हैं, इनका उत्सर्जन फेफड़े के द्वारा ही होता है। फेफड़े से दो प्रकार के गैसीय पदार्थ का उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का होता है। मतलब कि फेफड़े से दो प्रकार के गैसीय पदार्थ का उत्सर्जन होता है। कौन कौन से? पहला कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा जल वाष्प। दो प्रकार के गैसीय पदार्थ का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का। त्वचा की तैलीय ग्रंथि से सीबम निकलता है और श्वेत ग्रंथि से पसीने का स्राव होता है। त्वचा की तैलीय ग्रंथि से कौन सा? तो सीबम निकलता है और श्वेत ग्रंथि से पसीने का स्राव होता है। किडनी के आंतरिक प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं हम? तो किडनी के आंतरिक प्रवेश द्वार को हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी के आंतरिक प्रवेश द्वार को हम हाइलम कहते हैं। यूरोक्रोम जो है, यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। यूरोक्रोम जो है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। यूरोक्रोम किससे बनता है? तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। यकृत में आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण यकृत में आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट का निर्माण होता है। पूछे बाइल जूस का निर्माण यकृत कैसा करता है, लीवर कैसे करता है? तो कैसे करता है? आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण ही जो है पित्तवर्णक का निर्माण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र के स्त्रावण को जो बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? डायूरेटिक औषधि के द्वारा मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाया जाता है। डायूरेटिक औषधि के द्वारा बढ़ाया जाता है। किसके द्वारा? तो डायूरेटिक औषधि के द्वारा बढ़ाया जाता है। मूत्र की उत्तेजना को नियंत्रित कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। मूत्र की उत्तेजना को नियंत्रित कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। मूत्र की उत्तेजना को नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अब हम देखते हैं कि कौन से जीव के द्वारा कहाँ से उत्सर्जन किया जाता है। जैसे कि एक कोश की जंतु, पोरीफेरा संघ, सिलेंट्रेटा संघ, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, एस्केल्मिन्थेसिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन संघों में कहाँ से उत्सर्जन होता है। देखते हैं। पहले हम देखेंगे एक कोश की जंतु। एक कोश की जंतु में बात करें तो विसरण द्वारा यानी कि डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ पर होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ पर इनका उत्सर्जन होता है। पोरीफेरा संघ की बात करें तो इसमें विशिष्ट नलिकाओं द्वारा पोरीफेरा संघ में विशिष्ट नलिकाओं द्वारा यहाँ पर जो है वो उत्सर्जन होता है। सिलेंट्रेटा संघ की बात करें तो सिलेंट्रेटा संघ में यहाँ पर सीधे कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। और यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेसिस की बात करें तो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। आपने इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थेसिस किस प्लेटीहेल्मिन्थेसिस जो जंतु है वो कहाँ से उत्सर्जन करते हैं? ज्वाला कोशिकाओं, रेटिनी सेल, या फिर किडनी के द्वारा, मूत्र अंग द्वारा, विशिष्ट डिफ्यूजन द्वारा, है ना। इस तरह के आपने ऑप्शन देखे होंगे। तो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेसिस यानी कि टेप वर्म जो है वो टेप वर्म प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के अंतर्गत आता है। ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा ये उत्सर्जन करते हैं। अब बात करें एस्केल्मिन्थेसिस, तो एस्केल्मिन्थेसिस कहाँ करते हैं? ये रेनेटी सेल के द्वारा, रेनेटी कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। एनेलिडा यानी कि रिंग वॉर्म बात करें तो ये किडनी यानी कि नेफ्रेडिया के द्वारा ये जो है उत्सर्जन करते हैं। ऑर्थोपोडा की बात करें तो ये मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा आर्थ्रोपोडा उत्सर्जन करते हैं। मोलस्का की बात करें तो ये मूत्र अंग के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। एक कोश की सेल जो होते हैं वो विसरण द्वारा यानी कि डिफ्यूजन के द्वारा ये जो है उत्सर्जन करते हैं। पोरीफेरा संघ की बात करें तो ये विशिष्ट नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन करते हैं। सिलेंट्रेटा संघ सीधे कोशिकाओं द्वारा। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस टेपवर्म संघ जो है वो ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। एस्केल्मिन्थेसिस संघ में
निमेटोड जो है वो रेनिटी सेल के द्वारा, एनेलिडा संघ में रिंग वर्म जो है वो वक्रित या फिर नेफ्रेडिया के द्वारा, आर्थ्रोपोडा में मेलपिगियन नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। इसी तरह मोलस्का में मूत्र अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है। अब देखते हैं कशेरुकी में जलीय जंतु, केंचुआ, मेढक, स्तनधारी, सरीसृप कीट, पक्षी, ग्वानोटेलिक कीटों में कैसे उत्सर्जन होता है। तो हम बात करें कशेरुकी जंतुओं में, कशेरुकी जंतुओं में जो है वो मुख्यतः किसके द्वारा, तो मुख्यतः किडनी के द्वारा होता है, मुख्यतः किडनी के द्वारा होता है, यानी कि वक्रिक के द्वारा, किडनी के द्वारा होता है। जलीय जंतु में कैसा होता है, तो अमोनिया के द्वारा होता है। कछुआ, मेढक, स्तनधारी में बात करें तो यूरिया के द्वारा उत्सर्जन होता है अपशिष्ट पदार्थ का। सरीसृप कीट पक्षी की बात करें तो यूरिक अम्ल के द्वारा जो है वो उत्सर्जन होता है। और ग्वानोटेलिक की बात करें तो ग्वानोटेलिक जो है वो ग्वानिन यानी कि मकड़ी में होता है, ग्वानियोटेलिक, ग्वानियोटेलिक। और कीटों में बात करें तो ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है उत्सर्जन। कशेरुकी में मुख्य किडनी के द्वारा, जलीय जंतु में अमोनिया के द्वारा, केंचुआ, मेढक, स्तनधारी में यूरिया के द्वारा, सरीसृप कीट पक्षी में यूरिक अम्ल के द्वारा, ग्वेनियोटेलिक में ग्वानिन मकड़ी के द्वारा, और कीटों में ग्रीन ग्लैंड के द्वारा। यहाँ पर भी कीट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अगर जो कीट पूछे यूरिक अम्ल ऑप्शन में हो तो हमें यूरिक अम्ल मानना है, यूरिक अम्ल ऑप्शन में ना हो तो फिर ग्रीन ग्लैंड मानना है। तो यहाँ पर हमारा जो है उत्सर्जन तंत्र टॉपिक चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से बन सकते हैं सभी क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।